एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखिए, आज हम बात करेंगे पुणे मेट्रो रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में कि इस वैकेंसी को अगर आपको हासिल करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए फिर जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम दो, इवन यूपीएससी, कोई भी है ना, इंडिया की सबसे हार्डेस्ट एग्जाम यूपीएससी मानी जाती है, या फिर सीए की जो एग्जाम होती है, कोई भी एग्जाम आप दो, उससे पहले उसके पीवाईपी पेपर अच्छे से देख लेना, एग्जाम पैटर्न जान लेना। बहुत सारे लोगों को एग्जाम हॉल में भी जाने के बाद पता नहीं होता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, इस तरह से बहुत ज्यादा इंसिडेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है ये बात है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि पैटर्न किस तरह से। पार्ट 1, अब पार्ट 1 में मराठी है, उसमें 15 क्वेश्चन है, उसको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे के पूरे पार्ट का मराठी आपको जो है अच्छे से सॉल्व करना है। अब टाइम मैनेजमेंट के सेक्शन में मैं बताऊंगी कि आपको टाइम मैनेज किस तरह से करना है एग्जाम में भी और डे टू डे लाइफ में भी। तो मराठी तो देखो बच्चों बहुत इजी आता है, 15 क्वेश्चन सबके सब महाराष्ट्र से, तो आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये सॉल्व करने के लिए, आई गारंटी यू। सिर्फ एक पैराग्राफ दिया जाता है, फिर भी अभी पुणे मेट्रो है और नई ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मराठी ग्रामर भी करना चाहिए, और उसको कब टाइम देना चाहिए वो भी मैं अगले स्लाइड में बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्या है, पार्ट 2। पार्ट 2 में है जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखो इस तरह से इसके जो है 35 क्वेश्चन है। हाँ, 35 क्वेश्चन में अब मैं आपको सीरियस स्टूडेंट्स, जितने भी सीरियस स्टूडेंट है उन सबको कहना चाहूंगी, इस पर अभी फिलहाल ध्यान मत दो। क्यों जरूरत नहीं है ध्यान देने की फिलहाल के लिए, क्योंकि आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच का जो सिलेबस है वही बहुत ज्यादा है और वो आपको खत्म करना है। तो अभी हाल फिलहाल जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं, जो फ्रेश इंजीनियर है, या फिर जो अभी हाल फिलहाल जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो आपके दिमाग में टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा अभी भी मौजूद है, तो प्लीज टेक्निकल अच्छे से करना। ओके, तो जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल जो रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें देखो 35 क्वेश्चन आएंगे, तो कलेक्टिवली क्वेश्चन है 35, तो मेरा ऐसा मानना है 10 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए करंट अफेयर से आएंगे ही आएंगे, या फिर हो सकता है कि बचे कुछ 15 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके में भी पुणे के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, महाराष्ट्र के बारे में पूछा जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड का, या फिर कह सकते हो इंडिया का करने का इतना जीके जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए कि 5-10 मार्क के लिए हिस्ट्री पढ़ते बैठिए, ज्योग्राफी पढ़ते बैठिए, नो नो नो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, करना ही नहीं है। ठीक है, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। एक्यूरेसी के बारे में मैं आगे बात करूंगी। देखो जो आपका डिसिप्लिन है या फिर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस है उसका 100 मार्क्स का है, तो सबसे ज्यादा आपको टारगेट क्या चीज करनी है, तो बस ये अभी आपके दिमाग में यही चीज होनी चाहिए कि मुझे मेरे जितने भी 23 अभी जितने सब्जेक्ट्स है आपके, है ना, 23, 20, 15 जितने भी सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक भी होते हैं हमारे ब्रांचेस के, तो प्लीज उस पर ज्यादा फोकस करना। ओके, और पीवाईपी देखना ही है, आगे बात करेंगे पीवाईपी पेपर के बारे में, और मैंने पीवाईपी पेपर ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। IBSAU का भी पीवाईपी दे रखा है, अगर कोई उस एग्जाम को भी टारगेट कर रहा है तो प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एम रेलवे सर्च करना टेलीग्राम में, मेरा लोगो दिख जाएगा आपको, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है प्रॉपर प्लानिंग। अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, देखो प्लानिंग में आपकी एक ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास आपका पीवाईपी है क्या, ठीक है, पीवाईपी मतलब लाइक आपकी प्रीवियस ईयर पेपर है, ओके है, ठीक है, तो उसको टिक। एंड देन फिर आपका टेस्ट सीरीज, यस, आपके स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा अवेलेबल है क्या, आपके स्टडी टेबल पर है, तो उसको आप जो है अरेंज करना। देन टाइम टेबल, अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाना। अगर मैं आपको टाइम टेबल दूंगी भी, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है ना कि आप लोग कब उठते हो, या फिर किसी का भी अपना खुद का टाइम टेबल होना चाहिए। कोई टॉपर बता सकता है कि हाँ मैंने इस तरह से पढ़ाई कर रखी है वगैरह, लेकिन आपने खुद की ही एक टाइम टेबल जो है डिजाइन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टेक्निकल कितना भी पढ़ ले, अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। हाँ, कंसेप्ट याद रह जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे ना, ये हाई लेवल के, इतने भी हाई लेवल के एग्जाम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आप लोगों को ऐसा सजेस्ट करूंगी कि RRB JEE मेंस में जितने भी पेपर हो चुके हैं अभी तक, लाइक
जो 2019 में हुआ था, सितंबर के आसपास पेपर हुए थे, तो वो सारे पेपर डाउनलोड कर लेना, किसी भी साइट से डाउनलोड कर लेने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि हम जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट कर लेते हैं चीज़ें और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, गेट के पेपर देने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत नहीं है, जितना आपको देना चाहिए, जितना अटेंशन करना चाहिए, जिस चीज़ पे करना चाहिए, वही मैं बता रही हूँ कि आरआरबी जेईई के जितने भी पेपर हुए हैं मेंस के अभी हाल फिलहाल, वो डाउनलोड कर लेना। कुछ 10 से 15 पेपर मिल जाएंगे, उसमें देखना आपको इतना सिंपल सिंपल पूछे कि जो डेंसिटी होता है उसका क्या कहते हैं यूनिट पूछ लिया, या फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हम ध्यान भी नहीं देते और फिर वो याद भी नहीं आते। तो रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन कैसे मिलेगा आपको? अगर आप अच्छे से टेस्ट सीरीज दोगे या फिर पीवाईपी करोगे। तो टेस्ट सीरीज के बारे में आगे बात करते हैं। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है बच्चों की, हर चीज आपके पास होनी ही चाहिए, इवन आपका टाइम टेबल भी आपने ही बनाना है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट भी कौन से? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। देखो अभी आपको कहाँ मिलेगा? textbook.com पे। वहाँ पे आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ले लेनी है, डीएमआरसी के पेपर सॉल्व करना, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं, तो आपने क्या करना है, textbook.com जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना और मेरा कोड लगाना। कोड क्या है मेरा? CTMV7N। तो आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड लेना बिल्कुल भी भूलना मत, ये कोड जो है अप्लाई करना, वहाँ पे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे देने? सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपने फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर रखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला जो चैप्टर होता है प्रॉपर्टीज होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तो वो पढ़ लिया। वो पढ़ने के बाद उसका टेस्ट देना आपको। कोई भी आप रिस्पेक्टिव ब्रांच से हो बच्चों, सिविल वगैरह, तो प्लीज ध्यान दीजिए, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो उसमें का चैप्टर में के जो भी पहला चैप्टर है वो चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं, कहीं पर भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी तो आप गूगल कर लेना, उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री ऐसे कुछ वेबसाइट्स है जो फ्री में आपको क्वेश्चंस दे देंगे, वहां पे आप देख लेना, या फिर आरआरबी जेईई के प्रीवियस पेपर में देख लेना, ठीक है। इस तरह से करना। तो सॉल्व करना है आपको मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है? एम फॉर एक्यूरेसी। अब ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये कोई बैंक के एग्जाम नहीं कि आपने पूरा फुल पेपर सॉल्व किया तभी आपका सिलेक्शन होगा। नो, बैंक के एग्जाम में भी प्री में फुल पेपर सॉल्व करना पड़ता है, और मेंस में आपको पता है कि 200 आउट ऑफ 60 मार्क्स भी मिल जाए तो बच्चा जो है क्लियर आउट हो जाता है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इवन आपने कम क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं आपको बता रही हूँ ना, 150 मार्क्स का पूरा पेपर है, आपने अगर 90 मार्क्स सिक्योर कर लिए, 91 मार्क्स सिक्योर कर लिए सपोज, या फिर 90 पकड़ लो, अगर आपने 90 मार्क ले लिया ना, आई अश्योर यू कि आप सिलेक्टेड हो। अब ऐसे मत सोचो कि 150 जो क्वेश्चन है या फिर 150 मार्क्स का पेपर है तो मुझे 100 प्लस लेना हो गया, बिल्कुल नहीं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, 15 मार्क्स आप मराठी में पूरे के पूरे आपको लेना ही है, और बाकी के जितने सेक्शन है 35 और 100, 135 आउट ऑफ आपने 90 मार्क्स, 135 आउट ऑफ 90 नहीं सॉरी, पूरा 150 आउट ऑफ 90 मार्क्स आपने ले लिए तो आप पास हो जाओगे, आई गारंटी हूँ। जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए बोल रही हूँ मैं, और जो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हैं उन लोगों ने 75 ऐसे कंसिडर करके चलना, ठीक है। कभी भी याद रखना, कोई भी एग्जाम हो उसका 60% अगर आप सिक्योर कर रहे हो तो आप सेलेक्टेड हो, ओके। तो एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना हाफ शुरू कर दिया। आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज दे रखी है, एनालिसिस कर रखी है, तो भी अगर आपको वहां पे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आपको नहीं बन रहे, वो किसी को भी नहीं बनते क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई भी क्लिक कर दिया और चले गए, नहीं। और 2 घंटे का टाइम है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आगे देखते हैं उसके बारे में। लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा एक्यूरेसी पे कैसे ध्यान देना है? जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो टेस्ट सीरीज ले लेना। नेक्स्ट है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो देखो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे स्टडी रिलेटेड भी है, और पेपर में आप कैसे टाइम मैनेज करोगे इसके बारे में एक्चुअली ये। तो देखो आप अपने स्टडी का टाइम टेबल अपना डिसाइड करना। पेपर में क्या करना है आपको, जो मराठी का सेक्शन जैसे ही पार्ट ओपन होता है, पार्ट 1 जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, 15 क्वेश्चन 5 मिनट देना है, दैट्स इट। क्यों 5 मिनट मैंने कहा? क्योंकि अगर टाइम बचा तो वापस आ सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिन जो हमारा है, रिस्पेक्टिव ब्रांच को ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो देखना 5 मिनट दे दिए हमने मराठी को। नेक्स्ट क्या है हमारा? पार्ट 2 कॉम्पिटिटिव
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं जो है वेस्ट करना है। करंट अफेयर अगर आता है फटाफट फटाफट फटाफट, मैं आपको कहूँगी इसमें भी सिर्फ 5 मिनट देना है, क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड अभी सॉल्व मत करना। हाँ, अगर वन लाइनर क्वेश्चन है और आप वन लाइन में उसका आंसर निकाल सकते हो फटाक से तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग है, आंखों से देखकर आप अगर बता सकते हो कि अच्छा ये इमेज बनेगी, मिरर इमेज वगैरह अगर आया तो आप कर सकते हो। अदरवाइज बिल्कुल भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा अपने पार्ट 3 पे जाना है, डिसिप्लिन पे। जैसे ही आप डिसिप्लिन पे जाओगे पूरा पेपर अच्छे से देख लेना है, लाइक पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देख लेना है, जितना बनता है उतना अच्छे से करना है, और फिर बाद में जो है अलग सेक्शन पे स्विच करना है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? आपको अगर पास होना है तो सिर्फ आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच का सिलेबस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट 10 मिनट ही देना है नॉन टेक को, बाकी का टाइम इधर देना है। और फिर जब ये सब कुछ हो जाता है हमारे रिस्पेक्टिव ब्रांच का, तो फिर वापस से आपको क्या करना है, पार्ट 2 पे स्विच करना है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट क्या है? प्रिपेयर नोट्स एंड रिवाइज। देखो, नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जो है रखना है आपको, ठीक है? वो कैसे बनेंगे? जब आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करोगे, लाइक कि आपने सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स ही, मेरे दिमाग में फ्लूइड मैकेनिक्स ही आ रहा है अभी फिलहाल, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सॉम टॉम, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, उसका 7 से 8 बार आपको रिवीजन करना है। हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि 7 से 8 बार, क्यों? क्योंकि याद नहीं रहते चीज़ें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और आपकी जो मैकेनिकल वालों को तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए मैं कह रही हूँ 7 से 8 बार रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का होना ही चाहिए। जब आप 7 से 8 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, और उसी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है? तो प्लीज़ रिवीजन मस्ट है, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। इवन आपने अगर पूरे सब्जेक्ट में से, लाइक पूरा का पूरा सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ना है बच्चों, नो, नेवर, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो, सपोज सॉम कर लिया आपने, सॉम में आप थिन सिलेंडर है, टॉम में है, तो सॉम में जो हम थिन सिलेंडर, सपोज एक बार क्या हुआ था, एक टॉपर का ही मैंने इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने सॉम आई थिंक, या फिर सॉम में मैंने सिर्फ थिन सिलेंडर किया था, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने, और थिन सिलेंडर से क्वेश्चन बने, 2 मार्क का क्वेश्चन आया था आई थिंक गेट में। तो ऐसा हो सकता है, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़ना है। हाँ, हो सकता है कि आप उस पूरे सब्जेक्ट में से जो आपको नहीं बनता है, सपोज एसएफडी बीएमडी नहीं बनता है, उसे छोड़ दो, लेकिन जो आसान है वो आपको करना ही है। समझ में आया ना कि रिस्पेक्टिव ब्रांच में क्या करना है? तो इस तरह से आपको नोट्स जो है आपने निकालने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिविजन करना है। नेक्स्ट, पे मोर अटेंशन टू योर ब्रांचेस। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है वगैरह, क्या ट्रेंड चल रहा है हाल फिलहाल टेक्निकल का। लेकिन बाकी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस का मैं एक्चुअली में नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ सिविल इंजीनियर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे बात कर रखी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने एक ईमेल कर रखा है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, तो वो उन्होंने रिप्लाई किया है, वो बात करेंगे मुझसे। जैसे वो बात करते हैं मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी बच्चों। फिर भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच को एकदम हाई लेवल पे रखो। अभी जो जितने भी आपकी बुक्स है, जितने भी लाइक सॉम टॉम फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह वगैरह, कितने भी आपके रिस्पेक्टिव जितने भी बुक्स है, उसको बाइबल की तरह ट्रीट करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ना है, अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा देना है, सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट्स में कोई एक छोटा सा चैप्टर वगैरह आप छोड़ सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ोगे तो आपकी नैया पार नहीं होगी, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। एंड हाँ, अपडेटेड रहना है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर के जो मार्क्स होते हैं वो एकदम फुकट फकाट के मार्क्स बोल सकती हूँ मैं उसको, लेकिन आपने पढ़ा, आपने क्लिक किया, आगे निकल गए, ऐसा। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर, न्यूज़पेपर अगर घर पे आता होगा तो न्यूज़पेपर पढ़ना, बाकी कुछ भी किसी का वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं पढ़ सकते आप न्यूज़पेपर, तो फिर किसी का 10-15 मिनट का वीडियो देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? गिव ऑनलाइन फुल टेस्ट एंड एनालिसिस। देखो, फुल टेस्ट कब देना है आपको? अभी नहीं देना आपको, अभी फिलहाल चैप्टर वाइज ही टेस्ट देने हैं। जब एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है तो उस टाइम पे आपको फुल टेस्ट देनी है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है।
टेस्ट सीरीज देने के बाद उसको किस तरह से एनालाइज करना है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक ऑन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बताया, अगर वो रिपीट करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, जो कि मैं नहीं चाहती। और आपको जो मेरा कोड है यूज़ करना है CTMVN7N, पूरा का पूरा जितने भी अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर है, तो उस तरह से आपको यूज़ करना है। तुरंत ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आपको कहाँ से टेस्ट सीरीज लेना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज मस्ट है। देखो, वो दिन याद करो जब आप 10th में थे, ठीक है, 10th 12th, उस टाइम पे हम लोगों ने इतने ज़्यादा परसेंटेज क्यों अर्न किए, ठीक है, क्योंकि हमारा पैटर्न बहुत बढ़िया था। पैटर्न में क्या था, हम लोगों के प्रैक्टिस पेपर बहुत ज़्यादा होते थे स्कूल में ही, कॉलेज में ही। सराव जो बोलते हैं हम लोग, सराव एग्ज़ाम, ठीक है, सराव परीक्षा। तो कैसा होता था कि हमें जो रियल एग्ज़ाम है वो रियल लगी ही नहीं कभी, इवन दो हम हमारे स्कूल से बाहर किसी अलग स्कूल में जाकर वो एग्ज़ाम देते थे अलग सेंटर पे, फिर भी क्योंकि हमने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा था। कॉलेज में क्या होता है कि ईयरली या सेमेस्टरली पैटर्न में भी बीच में मिड एग्ज़ाम होती है, लेकिन उतना हम लोग उसका ध्यान नहीं देते। जब वो लास्ट सेम में हमारी एग्ज़ाम होती है तभी ध्यान देते हो, और सिर्फ एक रात पहले या 2 रात पहले, या फिर वो जब बीच में टाइम मिलता है हमें स्टडी का टाइम, उसमें ही जो है पूरा पढ़ लेते हैं। और पढ़ते भी कौन से बुक है, हम लोग वो लोकल स्टोर पे जो मिलते हैं, हमें रेफरेंस बुक पढ़ने की आदत नहीं होती, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो प्लीज़ फोकस कीजिए अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच पे, और टेस्ट सीरीज देना मत भूलिए। टेस्ट सीरीज देने से आपका दिमाग खुलेगा। डेली एक चैप्टर टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा किसी चैप्टर में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपने अपने ब्रांच को ज़्यादा महत्व देना है आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।